Hello guys, today we discuss about our first chapter. हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। तो देखिए, फ्रांस में एक निरंकुश राजा का शासन चला था, मतलब जो राजा खुद को सर्वे सर्वा मानता हो और उसे प्रजा की खुशियों से कोई भी मतलब ना हो, वहाँ एक ऐसा राजा शासन करता था। और उससे छुटकारा पाने के लिए वहाँ फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब उसी क्रांति के साथ यूरोप के बाकी देशों में भी लोगों को लगने लगा कि उन्हें एक राष्ट्र राज्य का, एक ऐसे संविधान, एक ऐसी राजनीति को बनाना चाहिए जो लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक हो। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। तो लोगों ने डिस्कस किया कि लोग स्वयं ही अपनी नियति तय करेंगे, चाहे वो कैसे भी नियम बनाए, चाहे वो उनके लिए सही हो या गलत हो, पर वो नियम उनके द्वारा ही चुने जाएंगे, जिससे बाद में कोई ये ना कह सके कि हमने किसी के अधीन होके इस तरह का जीवन जिया है। लोग अपने हिसाब से अपने अधिकार बनाएंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसे पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो देखिए, जब लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागी तो लोगों ने अलग अलग तरह के बदलाव करने शुरू कर दिए। उन्होंने पितृभूमि, नागरिक जैसे विचारों को सामने रखा और फ्रांसीसी लोगों ने अपना झंडा बदल दिया और नेशनल असेंबली, एस्टेट जनरल का चुनाव करके उसका नेम भी चेंज करवा दिया, और जिसमें सक्रिय नागरिकों ने भाग लिया। सक्रिय नागरिक ऐसे नागरिक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, ऐसे लोग कहलाते हैं सक्रिय नागरिक। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा हुआ। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली जाने लगी और लिखी जाने लगी थी। वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। तो राष्ट्र की, पेरिस की, यूरोप की साझा भाषा बन गई थी फ्रेंच। और आयात निर्यात शुल्क, जो लोगों से आयात निर्यात शुल्क लिया जाता था, उसे हटा दिया गया। और देखिए, ये यहाँ पे नए गुणगान हुए, स्तुतियाँ रची गई, वो सब हुआ राष्ट्र के नाम पर, किसी एक के नाम पर नहीं हुआ, ये सब हुए राष्ट्र के नाम पर। क्रांतिकारी ने ये भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद कर रहा था। कि देखिए, लोगों ने कई लंबे समय तक एक ऐसे निरंकुश के अधीन होकर अपना जीवन जिया था कि उनके जीवन में वही चलता था जो वो निरंकुश शासक कहता था। लेकिन फ्रांस ने सभी को प्रेरणा दी। देखिए, फ्रांस ने सिर्फ यूरोप में ही नहीं, पूरे विश्व में एकता, समानता और राष्ट्र की भावना को जागृत किया। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। तो देखिए, मैंने कहा था कि इन क्रांतिकारी युद्धों ने ही विदेशों में भी राष्ट्रवाद का उदय किया। नेपोलियन के नियंत्रण में
जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जो फ्रांस में पहले ही आरंभ किए जा चुके थे। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तो देखिए, नेपोलियन ने फिर से राजतंत्र का उदय तो कर दिया था, लेकिन उसने कुछ ऐसे अधिकार बनाए जिससे लोग खुश हों, लोगों के हित में जो हों, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत लगे। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता कहा जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। देखिए, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, लोगों को उनके जन्म से जो अधिकार प्राप्त थे उन अधिकारों को हटा दिया गया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों, नए उद्योगपतियों से नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आगमन की सहूलियत होगी। तो नेपोलियन ने कुछ ऐसे परिवर्तन किए जो राष्ट्र के लिए या देश के लिए बहुत ही हितकारी साबित हुए। वो एक राजा था, मतलब उसने शासन किया, पर फिर भी उसने लोगों को अच्छे अधिकार दिए, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करवाए। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे थे। नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आते थे। देखिए, इसमें हमने जाना कि नेपोलियन ने परिवर्तन किए और अच्छे परिवर्तन किए, परंतु उसने क्या किया, लोगों की जबरन मीन्स ज़बरदस्ती, बिना उनकी मर्जी के, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उनकी सेना में भर्ती कराई। और लोगों के उसने ये सब अच्छी चीज़ें तो की, परंतु इस कारण लोगों के मन में नेपोलियन के प्रति गुस्सा या आक्रोश हो गया। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या विरासत दी और नेपोलियन ने क्या किया, और राष्ट्रवाद के उदय की पहली कहानी। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।